ब्रेक से पहले वी वर टॉकिंग अबाउट डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्बिट्स, वो हमने देखा था। और उसमें हमने दो क्लासिफिकेशन देखी थी। वन इज ऑन बेस्ड ऑन ऑल्टीट्यूड, सेकंड इज बेस्ड ऑन इंक्लिनेशन और एप्लीकेशन। उसके अंदर हमें कवर करना, अच्छा, एक टाइप रहती है उसकी विच इज ट्रांसफर ऑर्बिट। तो उसको फटाफट कवर करते हैं, फिर आगे बात करेंगे। ठीक है। ठीक है, देखो, अब ट्रांसफर ऑर्बिट का लॉजिक क्या है उसकी बात कर लेते हैं, बाकी तो आसान ही। देखो, अब हमने एक कॉन्सेप्ट समझा था कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट एक बड़ी सेलेस्टियल बॉडी के अराउंड घूम रहा होता है तो उसको एक पर्टिकुलर हाइट तक लेके जाना पड़ता है। ठीक है। और मान लो अब आपको हाइट पे जाने के लिए क्या चाहिए, एक रॉकेट या फिर लॉन्च व्हीकल या लॉन्च सिस्टम। बट प्रॉब्लम क्या है कि जितना दूर आपको अर्थ से जाना पड़ेगा उतना ही ज्यादा फ्यूल कैरी करना पड़ेगा, उतने ही आपको हाई टेक्नोलॉजी चाहिए। पर कभी कभार ऐसा हो जाता है कि आपके पास वो टेक्नोलॉजी अवेलेबल नहीं होती है। जैसे कि इंडिया के पास 2014 से पहले जीएसएलवी नहीं था। जीएसएलवी इज जियो स्टेशनरी लॉन्च व्हीकल। ठीक है, जो कि सैटेलाइट को डायरेक्टली ले जाता है 35,000 किलोमीटर तक। उससे पहले हमारे पास एक ही व्हीकल हुआ करता था, लॉन्च व्हीकल, जिसका नाम था पीएसएलवी। पीएसएलवी का मतलब होता है पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। यू ऑलरेडी नो पोलर सैटेलाइट्स जनरली कहां पे फॉल करती हैं, 150 से 2,000 किलोमीटर के बीच में। तो अगर हमें कोई सैटेलाइट को लॉन्च करना है और हमारे पास वो लॉन्च व्हीकल नहीं है जो इतने दूर तक डिस्टेंस कवर करे, तो उस कमी को पूरा करने के लिए हमने एक टेक्निक अपनाना शुरू किया जिसका नाम था ट्रांसफर ऑर्बिट। ट्रांसफर ऑर्बिट का सिंपल सा लॉजिक है कि मान लीजिए ये जो मैं रेड से बना रहा हूं, ये रेड वाला जो ऑर्बिट है, दिस इज द डिजायर्ड ऑर्बिट। ठीक है। अब अगर आपको डिजायर्ड ऑर्बिट तक पहुंचना है पर आपके पास कैपेबिलिटी नहीं है वहां पे डायरेक्टली रॉकेट पहुंचाने की, तो आप क्या करोगे, जो आपकी रॉकेट की कैपेबिलिटी है वहां पे सैटेलाइट को क्या कर दो, लॉन्च कर दो, और यहीं पे ही सैटेलाइट को गोल गोल घुमाते रहो। ठीक है। अब हर एक सैटेलाइट में कुछ छोटे छोटे प्रोपल्शन सिस्टम्स होते हैं, या फिर मान लो उसको हम कहते हैं छोटे छोटे रॉकेट इंजन होते हैं, जिनको, अच्छा, देखो, अच्छी बात क्या है कि यहाँ पे जब सैटेलाइट गोल गोल घूमेगा ना इसके अराउंड, तो बाहर फ्रिक्शन नहीं है। ठीक है। तो जहां पे इसको फॉरवर्ड मोशन मिला हुआ है वही मोशन कंटिन्यू चलता जाएगा। तो जैसे ही अगर हमें लगता है कि अब ये सैटेलाइट यहाँ पे स्टेबल हो चुकी है, तो वी विल इग्नाइट द प्रोपल्शन सिस्टम्स ऑफ द सैटेलाइट। उससे क्या होगा, इसको एक फॉरवर्ड मोशन मिलेगा, थोड़ा सा एक्स्ट्रा। अभी तो यहाँ पे ये जो जिस ऑर्बिट में ये घूम रहा है वहां पे ग्रेविटेशन फोर्स और फॉरवर्ड मोशन के बीच में क्या है, एक बैलेंस बना हुआ है। पर जब मैंने यहाँ पे इंजन फायर करे सैटेलाइट के, तो उसका फॉरवर्ड मोशन क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अनबैलेंस हो गया पूरा चीज। तो ये यहाँ पे घूमने के बजाय क्या करेगा, धीरे धीरे बाहर निकलेगा। और जब ये बाहर निकल गया तो यहां पहुंच गया, अब मैं इसको यहीं पे बैलेंस करवा लूंगा। सो धीरे धीरे अगर मैं कॉन्टिन्यूस इग्निशन देते रहूं और कंट्रोल्ड मैनर में इसका पाथ बढ़ाते रहूं, तो अल्टीमेटली वो घूम के कहां पहुंच जाएगा, अपने डिजायर्ड ऑर्बिट में। सिर्फ करना क्या है कि थोड़ा थोड़ा फॉरवर्ड मोशन बढ़ाना है बाय इग्नाइटिंग द इंजन ऑफ द सैटेलाइट, एंड अल्टीमेटली घूम घूम के आप कहां पहुंच जाओगे, अपने डिजायर्ड ऑर्बिट तक। तो ये जो टेक्निक यूज हो रही है फ्रॉम मूविंग फ्रॉम द लोअर ऑर्बिट टू द हायर ऑर्बिट, यूजिंग दिस टेक्निक और यूजिंग दिस पाथवे, इज कॉल्ड एज ट्रांसफर ऑर्बिट। ठीक है। अब देखो, ट्रांसफर ऑर्बिट दो तरीके से यूज हो सकते हैं। दो तरीके से कैसे यूज हो सकते हैं, मान लो हमें अर्थ के आसपास जो दो ऑर्बिट थे, एक पोलर ऑर्बिट मान लो और एक जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट, या एक लो अर्थ ऑर्बिट मान लो और एक जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट मान लो। तो एक तो होता है कि जब हमें हमारे एलईओ से सैटेलाइट को पहुंचाना है जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट तक, तो वो क्या हो रहा है, अराउंड द अर्थ ही हम ट्रांसफर ऑर्बिट यूज कर रहे हैं। पर अगर हम मान लो
एक प्लैनेट से दूसरे प्लैनेट को जाने के लिए अगर ट्रांसफर ऑर्बिट यूज करते हैं तो उसके लिए एक स्पेशल नेम होता है, उसका नाम है होमन ट्रांसफर ऑर्बिट। वो मैं आपको दिखा देता हूं कैसे काम करता है। देखो उसमें भी सेम ही कॉन्सेप्ट है, देयर इज नथिंग डिफरेंट टू इट, बट प्रिंसिपल सेम है बट एग्जीक्यूट थोड़ा डिफरेंटली होता है। दिस इज कॉल्ड एज होमन ट्रांसफर ऑर्बिट। इसमें क्या किया जाता है, जैसे कि जो इनर सर्कल है वो अर्थ का ऑर्बिट है, आउटर सर्कल जो है वो किसका ऑर्बिट है, मार्स का। तो जब हमने मार्स ऑर्बिटर मिशन को भेजना था तो हमने क्या किया, ये जो अर्थ का ऑर्बिट है, पहले मान लो ये जो मंगलयान है उसको हमने अर्थ के आसपास गोल गोल घुमाया, ठीक है। फिर धीरे धीरे, अच्छा ये हमने कैलकुलेट करके रखा होता है क्योंकि दोनों ऑर्बिट्स में जो प्लैनेट है उनकी मूवमेंट की स्पीड, मूवमेंट जो होगी वो डिफरेंट होगी। तो व्हाट वी डू इज, जहां पे हमें लगता है कि अर्थ और मार्स सबसे पास हैं, बिकॉज दोनों के बीच में डिस्टेंस सबसे पास होना चाहिए तभी फायदा है, तो वहां से हम इसका जो ऑर्बिट है वो इलोंगेट करना शुरू करते हैं। इट कम्स आउट ऑफ द अर्थ gravitational pull and keeps on moving in the forward direction and ultimately falls into the orbit of Mars. तो अगर आप दो प्लैनेट्स के बीच में ऑर्बिट शिफ्ट करवा रहे हो तो उसके लिए टेक्निक यूज की जाती है होमन ट्रांसफर ऑर्बिट। और अगर आप अगर अर्थ के आसपास ही सिर्फ ऑर्बिट चेंज कर रहे हो तो उसको नॉर्मल ट्रांसफर ऑर्बिट भी बोल दिया जाता है। इफ यू आर मूविंग इट फ्रॉम पोलर टू जियोसिंक्रोनस तो उस हिसाब से उसका नाम रखा जाता है, ठीक है। तो अगर हमें कोई डीप स्पेस एक्सप्लोरेशंस करनी होती है या फिर अर्थ से दूर कोई भी ऑर्बिट सॉरी हमें सैटेलाइट भेजनी होती है या ऑर्बिटर भेजना होता है तो वो हम होमन ट्रांसफर ऑर्बिट टेक्निक से ही यूज करते हैं, चाहे मून पे भेजना हो चाहे मार्स पे भेजना हो, ठीक है। ठीक है, लिखिए थोड़ा सा हेडिंग है ट्रांसफर ऑर्बिट, उसमें लिख लो ट्रांसफर ऑर्बिट्स आर इंटरमीडिएट elliptical orbits. Transfer orbits are intermediate elliptical orbits. Transfer orbits are intermediate elliptical orbits. समंगलयान में भी यही टेक्निक, हाँ बिल्कुल करेक्ट करेक्ट। Transfer orbits are intermediate elliptical orbits that are used to get a satellite or other objects that are used to get a satellite or other objects from one orbit to another, from one orbit to another, or other objects, मतलब celestial objects, from one orbit to another, from one orbit to another. इसमें लिख लो first type is polar transfer orbit. Polar transfer orbit. PTO. Polar transfer orbit. PTO. उसमें लिख लो it is an orbit at an altitude of about it is an orbit at an altitude of about it is an orbit at an altitude of about 100 kilometers 100 kilometers it is एक मिनट इसमें लिख लो it is an orbit at an altitude of about 100 kilometers below the polar orbit or the LEO, below the polar orbit
or the LEO. Full stop. Second point इसमें remote sensing satellites are launched. Remote sensing satellites are launched into this orbit first. Remote sensing satellites are launched into this orbit first, and then using their own propulsion systems, comma, the satellites Sir, using their own. repeat कर रहा हूं, remote sensing satellites are launched into this orbit first, and then using their own propulsion systems. Propulsion system is nothing, जो रॉकेट सिस्टम उसके अंदर फिट किया होता है, ठीक है. Own propulsion systems, comma, the satellites lift themselves to the desired orbit. तो पोलर ट्रांसफर ऑर्बिट क्या है? जब आप पोलर सैटेलाइट्स को लॉन्च करने के लिए एक ट्रांसफर ऑर्बिट यूज करते हो, ठीक है. देखो, इससे फ्यूल भी कम लगता है, फ्यूल एफिशिएंसी भी हो जाती है, और सैटेलाइट अपने डिजायर्ड ऑर्बिट तक भी पहुंच जाती है. तो आजकल हम ज़्यादातर जितने भी सैटेलाइट्स लॉन्च करते हैं वो ट्रांसफर ऑर्बिट्स को यूज करके ही लॉन्च करते हैं, बिकॉज जितना कम फ्यूल लेके जाओगे उतना ही ज़्यादा डिस्टेंस भी कर पाओगे, या उतना ही एफिशिएंट आपका पूरा का पूरा प्रोजेक्ट रहता है, ठीक है. तो जब हमने टेक्निक सीख ही ली है जिसमें ज़्यादा एनर्जी या ज़्यादा फ्यूल यूज़ नहीं होना है, तो ज़्यादातर हम आजकल सैटेलाइट्स को लॉन्च करने के लिए ट्रांसफर ऑर्बिट्स यूज़ कर लेते हैं, चाहे वो पोलर सैटेलाइट्स को लॉन्च करना हो, चाहे वो जियो स्टेशनरी को करना हो, या बिटवीन प्लैनेट्स कोई ऑर्बिटर भेजना हो, या कोई सेलेस्टियल बॉडी भेजनी हो, ठीक है. नेक्स्ट लिखो, सेकेंड इज जियो स्टेशनरी ट्रांसफर ऑर्बिट. जियो स्टेशनरी ट्रांसफर ऑर्बिट, इसको कहते हैं जीटीओ. जियो स्टेशनरी ट्रांसफर ऑर्बिट, जीटीओ. जीटीओ उसमें लिख लो, GTO is a highly eccentric orbit. GTO is a highly eccentric orbit which traverses, TRAVERSES, traverses मतलब क्रॉस करना. GTO is a highly eccentric orbit which traverses low LEO, and GSO, geostationary orbit, which traverses LEO and GSO. Full stop. Next point. Next point. Geosynchronous satellites are first injected into a GTO. Geosynchronous satellites are first injected into a GTO. Geosynchronous satellites are first injected into a GTO, and then they lift themselves, into a geostationary orbit. Then they lift themselves to a geostationary orbit using their propulsion system. Using their propulsion systems. Using their propulsion systems. Using their propulsion systems. Last है HTO, which is Hohmann Transfer Orbit.
Hohmann transfer orbit. Hohmann transfer orbit. HOHMANN. Hohmann transfer orbit. उसमें लिख लो. It is a fuel efficient path. It is a fuel efficient path. It is a fuel efficient path of transferring a satellite or a spacecraft from the Earth, transferring a satellite or a spacecraft from Earth to an outer planet, to an outer planet to an outer planet such as Mars, to an outer planet such as Mars, using the least propellants possible, using the least propellants possible. propellants का मतलब होता है रॉकेट में फ्यूल का, ठीक है. लीस्ट propellants possible. नेक्स्ट पॉइंट. This transfer orbit is one half of an elliptic orbit, one half of an elliptic orbit that starts from the lower circular orbit, ब्रैकेट में लिखना अर्थ. लोअर सर्कुलर ऑर्बिट का मतलब क्या है? जो इनर ऑर्बिट है उसकी बात हो रही है. लोअर सर्कुलर ऑर्बिट, ब्रैकेट में लिख लो अर्थ, from where the satellite or spacecraft is launched, and ends at the higher circular orbit, ब्रैकेट में Mars, that one targets to reach. Next point. Last point लिख लो. HTO was used in Mars orbiter mission of India. HTO was used in Mars orbiter mission of India to put its spacecraft on Mars orbit. To put its spacecraft on Mars orbit.
to put its spacecraft on Mars orbit. Mars orbit. On Mars orbit. ठीक है? This is all about your different orbits. ठीक है? Next topic which we want to cover here is satellites. सर सर बोलो। एक बार आप जियो स्टेशन जीटीओ का रिपोर्ट रिपीट कर दोगे? GTO का जियो स्टेशन, हाँ जी हाँ आगे जी करो। सर। GTO को रिपीट कर रहा हूँ। GTO is a highly eccentric orbit which traverses low Earth orbit and geostationary orbit. Full stop. Second point, geosynchronous satellites are first injected into a GTO. Geosynchronous satellites are first injected into a GTO and then they lift themselves to a geostationary orbit using their propulsion systems. Using their propulsion systems. Using their propulsion systems. टाइप्स ऑफ ऑर्बिट हमने करे हैं बेस्ड ऑन एल्टीट्यूड और इंक्लिनेशन। आप तीसरा सर्कुलर एलिप्टिकल होता है ना, वो हमने ऑलरेडी कर रखा है तो मैंने लिखवाया नहीं है। ठीक है, थर्ड टाइप इज ऑन द बेसिस ऑफ द शेप ऑफ द ऑर्बिट व्हिच इज सर्कुलर और एलिप्टिकल। दो ही टाइप के हो सकते हैं। ठीक है, ठीक है। अच्छा, सैटेलाइट क्या होता है बेसिकली? व्हाट इज अ सैटेलाइट? सिंपल सी डेफिनेशन है इसकी, एनी सेलेस्टियल बॉडी which revolves around a larger celestial body in a fixed path and period, right? इसको हम दो कैटेगरीज में बांट सकते हैं। वन इज कॉल्ड एज नेचुरल, सेकेंड इज कॉल्ड एज आर्टिफिशियल। ठीक है, अर्थ की नेचुरल सैटेलाइट एक ही है विच इज मून, राइट? और आर्टिफिशियल तो बहुत सारी हैं जो हम लॉन्च करते रहते हैं। ठीक है, तो हमारा फोकस जो है वो ज़्यादा किस पे रहेगा? आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स पे, क्योंकि हमने मून तो ज्योग्राफी में कर रखा है। ठीक है, तो इसके अंदर हम देखेंगे कि आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स आपस में कैसे कम्युनिकेट करती हैं। विल टॉक अबाउट द फ्रीक्वेंसी बैंड्स अंडर विच दीज डिफरेंट सैटेलाइट्स कम्युनिकेट और सेट अप अ लिंक with Earth। ठीक है, एंड देन विल टॉक अबाउट सैटेलाइट लॉन्चिंग सिस्टम्स। अच्छा, इसके अंदर हम एक वो वाला पार्ट भी देखेंगे कि इंडिया के पास कौन कौन सी सैटेलाइट्स हैं, कम्युनिकेशन के लिए हम कौन से सैटेलाइट यूज़ करते हैं, नेविगेशन के लिए कौन से करते हैं। ठीक है, बेसिकली रिसोर्स मैपिंग के लिए कौन से करते हैं। यू जस्ट हैव टू नो द नेम्स ऑफ देम। ठीक है, ज़्यादा कुछ और नहीं करना है, क्योंकि जो रिसेंट सैटेलाइट अगर सरकार मतलब इसरो ने लॉन्च करी है तो कई बार वो इंपॉर्टेंट हो जाती है। यू जस्ट नीड टू नो द नेम्स, नथिंग मोर देन दैट। ठीक है, तो लिख लो फटा इसके अंदर, फिर आगे देखते हैं। सीधा आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स के बारे में लिखवा रहा हूँ, लिख लो आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स। आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स, artificial satellites are the man-made machines. Artificial satellites are the man-made machines. Man-made machines orbiting around the Earth. Man-made machines orbiting around the Earth, comma, Moon, and other celestial objects. Other celestial objects. Artificial satellites are the man-made machines
orbiting around the earth, comma, moon or other celestial objects. Other celestial objects. Next point. These satellites have defined functions. These satellites have defined functions. And play different roles in communication, navigation, Earth observation, etc. Play different roles in communication, navigation, Earth observation, etc. Next point. These satellites communicate with Earth's stations. These satellites communicate with Earth stations through a different series of frequency bands. Through a different series of frequency, repeat कर रहा हूँ. These satellites communicate with Earth's stations through a different series of frequency bands that are part of the electromagnetic spectrum. That are part of, repeat कर रहा हूँ, these satellites communicate with Earth's stations through a different series of frequency bands that are part of the electromagnetic spectrum. That are part of the electromagnetic spectrum. That are part of the electromagnetic spectrum. Electromagnetic spectrum. ठीक है, देखो सिंपल सा लॉजिक क्या है कि मान लीजिए दिस इज योर अर्थ, अब ये सैटेलाइट है और ये ग्राउंड स्टेशन है, ठीक है. तो कहीं ना कहीं आपको इनके साथ कम्युनिकेट करने के लिए आपको क्या चाहिए, कोई ना कोई ईएम वेव चाहिए ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, क्योंकि मैकेनिकल वेव तो यूज नहीं कर सकते. क्यों नहीं कर सकते भाई? साउंड यूज नहीं कर सकते. साउंड इज अ मैकेनिकल वेव, नो? क्यों नहीं कर सकते साउंड वेव यूज? हाँ, बिकॉज मैकेनिकल वेव को मीडियम ऑफ प्रोपगेशन चाहिए होता है. बिना मीडियम ऑफ प्रोपगेशन के मैकेनिकल वेव नहीं जा सकती. ईएम वेव इज अ नॉन मैकेनिकल वेव जिसको मीडियम ऑफ प्रोपगेशन नहीं चाहिए, मतलब वो वैक्यूम में भी क्या कर जाती है, ट्रैवल कर जाती है. तो हमें कोई ना कोई एक ऐसी ईएम वेव चाहिए जो यहां से सिग्नल लेके जाए और यहां से जो सिग्नल है उसको कैच कर ले, ठीक है. तो दोनों डिवाइसेस में ट्रांसमीटर और रिसीवर लगे होते हैं. ट्रांसमीटर क्या करता है, अगर कोई सिग्नल भेजना है तो वो ट्रांसमिट कर देता है, भेजेगा, ठीक है. यहां पे भी एक ट्रांसमीटर एक रिसीवर लगा होगा, ऊपर भी एक ट्रांसमीटर एक रिसीवर लगा होगा. मान लो हमें सैटेलाइट को कोई कमांड भेजनी है, तो ट्रांसमीटर यहां से उस सिग्नल को कन्वर्ट करेगा ईएम वेव में और एक फ्रीक्वेंसी के थ्रू भेजेगा सैटेलाइट को ऊपर. सैटेलाइट रिसीवर एंटीना जो होता है उससे वो रिसीव करता है, उस सिग्नल को इंटरप्रेट करता है और उसके हिसाब से फंक्शन करने लग जाता है. अब कोई डेटा, मान लो यहां से सैटेलाइट ने कोई पिक्चर कैप्चर करी, तो वो क्या करेगा, उस पिक्चर को कन्वर्ट करेगा ईएम वेव में एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी के ऊपर और अपने ट्रांसमीटर से फिर क्या करेगा, नीचे को फेंक देगा एक पर्टिकुलर ग्राउंड स्टेशन के ऊपर. वहां पे भी एक रिसीवर लगा होगा, वो रिसीव करेगा और अल्टीमेटली आपके पास इंफॉर्मेशन पहुंच गई. तो ये कॉन्टिन्यूस एक्सचेंज चलता रहता है, ठीक है. अब ये पॉसिबल तभी हो पाता है जब हमारे पास क्या हो, कुछ पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी बैंड्स हो. तो जब भी हम सैटेलाइट कम्युनिकेशन की बात करते हैं तो ये कुछ बैंड्स हम इसके अंदर यूज करते हैं, ठीक है. 1 गीगाहर्ट्ज से लेकर 40 गीगाहर्ट्ज का जो ये बीच का स्पेक्ट्रम है, ये डेडिकेट किया गया है किसको, सिर्फ और सिर्फ सैटेलाइट कम्युनिकेशन. इसको आप दो पार्ट्स में डिवाइड कर देते हो, ठीक है. देखो यहां से यहां पे फ्रीक्वेंसी कम है तो यहां पे वेवलेंथ ज्यादा होगी, यहां पे फ्रीक्वेंसी ज्यादा है तो वेवलेंथ कम होगी. अच्छा, ये पूरा का पूरा पार्ट कहां पे फिट हो रहा है, इस सेगमेंट के बीच में, ठीक है.
तो जो ऐसे फ्रीक्वेंसीज या फ्रीक्वेंसी बैंड जो बेसिकली जिसकी वेवलेंथ कम हो, सॉरी वेवलेंथ ज्यादा होगी और फ्रीक्वेंसी कम होगी, उनको हम इस साइड में क्लासिफाई करते हैं, LSC क्लास में उसको क्लासिफाई कर देते हैं। जो कि देखो बैंडविड्थ कितनी छोटी है, 1 से लेकर 2, 2 से लेकर 4, 4 से लेकर 8। बट जब फ्रीक्वेंसी बढ़ती है तो उसको हम के और के बैंड में काउंट कर देते हैं, ठीक है। इनको कहा जाता है हाई फ्रीक्वेंसी बैंड। अब अच्छा एक्स बैंड जो है वो इनके बीच में एक बैलेंस बना के चलता है। एक्स बैंड का मतलब क्या है कि ये स्पेशल पर्पसेस के लिए यूज किया जाता है एंड इट इज रिजर्व फॉर ओनली मिलिट्री। आप नॉर्मल लोग इस नॉर्मल सैटेलाइट कम्युनिकेशन के लिए आप एक्स बैंड यूज नहीं करते हो। वो मिलिट्री या मिलिट्री सैटेलाइट फोन्स जिस पे यूज किए जाते हैं या मिलिट्री कम्युनिकेशन जिस पे होते हैं वो एक्स बैंड यूज करते हैं। हाईली रिस्ट्रिक्टेड बैंड है ये, ठीक है। अब देखो चाहे LSC बैंड हो जिसको हम लो फ्रीक्वेंसी बैंड कह रहे हैं, या फिर हाई फ्रीक्वेंसी बैंड हो जिसको हम के और के कह रहे हैं, ठीक है। दोनों की अपनी एडवांटेज है और अपनी डिसएडवांटेज है। कैसे? देखो यहां पे क्या है, फ्रीक्वेंसी कम है और वेवलेंथ ज्यादा है। तो सबसे बड़ा फायदा क्या है कि ये बहुत दूर तक डिस्टेंस, बहुत हाई लॉन्ग डिस्टेंस तक सिग्नल को कैरी करते हैं। और यहाँ पे जो सिग्नल अटेन्युएशन होती है वो बहुत कम होती है। सिग्नल अटेन्युएशन का मतलब क्या है? देखो EM वेव की एक प्रॉपर्टी है कि जब वो ट्रैवल करती है, प्रोपोगेट करती है, तो धीरे धीरे क्या होता है, उसका सिग्नल वीक होना शुरू हो जाता है, ठीक है। तो जितनी ज्यादा एनर्जी EM वेव में होगी उतने ही जल्दी वो क्या करेगा, अपनी एनर्जी को लूज करता है और सिग्नल वीक हो जाता है। तो LSC बैंड जो है उनकी फ्रीक्वेंसी कम है, तो ये जो डेटा उठा के लेके जाएंगे ये बहुत दूर तक सेम डेटा उठा लेते हैं विद लेस एंड लेस एटीन्यूएशन। एटीन्यूएशन का मतलब क्या होता है? डिस्टेंस के हिसाब से सिग्नल स्ट्रेंथ का वीक होना। तो इसमें होती है लो एटीन्यूएशन। एटीन्यूएशन का मतलब समझ आ गया कि टाइम, सॉरी डिस्टेंस के हिसाब से सिग्नल की जो स्ट्रेंथ है वो वीक कितनी जल्दी हो सकती है। So these bands have less signal attenuation, whereas जो के और के बैंड है इसमें सिग्नल एटीन्यूएशन बहुत ज्यादा हाई है, ठीक है। ये हो गया इसका फायदा, इसका नुकसान। अब अगर इसमें नुकसान ही है तो उसको यूज क्यों करते हैं? अगर आप बैंड विड्थ देख रहे हो, स्पेस देखो इनके बीच में कितना है। बैंड विड्थ का मतलब क्या होता है कि कितना सारा डेटा ये एट अ टाइम लेके जा सकती है। दे हैव दिस मच ऑफ स्पेस, ऑलमोस्ट 18 से लेकर 26 की फ्रीक्वेंसी है इसके पास, गीगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी। तो इस पूरे के पूरे स्पेसिंग में वो क्या करेगा, डेटा लेके जाएगा। तो अगर हमें हाई एंड डेटा भेजना होता है तो हम किसको यूज करेंगे? हाई फ्रीक्वेंसी बैंड्स को। यहां पे जो बैंडविड्थ है वो बहुत कम है, एट अ पर्टिकुलर टाइम ये बहुत कम डेटा लेके जा सकता है। समझ रहे हो? देखो अगर सिंपल सी भाषा में समझना है ना तो बैंडविड्थ कैसे काम करती है वो समझा देता हूं। मान लो ये एक रोड है और रोड को आपने 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, ठीक है। एक यहां से गाड़ियां आती हैं और एक गाड़ियां यहां से जाती है, सिंपल, ठीक है। बट प्रॉब्लम क्या है कि जो रोड की विड्थ है वो बहुत छोटी है। तो ये सिर्फ 5 एक एट अ टाइम बहुत कम गाड़ियां एंटरटेन कर सकता है, ठीक है। अगर ज्यादा गाड़ियां यहाँ पे आ गई तो बीच में क्या लग जाएगा, जाम लग जाएगा। और बेसिकली ट्रैफिक ढंग से मूव नहीं कर पाएगा। तो ये रोड कहाँ पे बनाए जाएंगे? जहां पे आपको जहां पे आपको पता है कि ट्रैफिक क्या है, बहुत कम है। जैसे कि विलेजेस में कम ट्रैफिक होता है वहां पे बना दो, ठीक है। कोई लिंक रोड्स है वहां पे बना दो। सोसाइटी के अंदर ज्यादा ट्रैफिक नहीं होता तो वहां पे बना दो। पर अगर हमें मान लो पता है कि इस रोड पे बहुत ज्यादा ट्रैफिक होता है तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसकी विड्थ चौड़ी करनी पड़ेगी। तो मैं क्या कर लूंगा, एक बड़ा सा रोड बनाऊंगा और उसमें डेडिकेटेड लेन्स बना दूंगा। अब देखो इसका फायदा क्या है। जब मैंने बड़े से एक रोड को बहुत ज्यादा ब्रॉडन अप कर दिया और उसमें डिफरेंट लेन्स बना दी और डेडिकेट कर दिया कि भाई यहां पे सिर्फ क्या चलेगी, बस इस लेन में क्या चलेगा, सिर्फ ट्रक, और इन दोनों लेन्स में चलेंगी कार, फास्ट मूविंग व्हीकल्स। हाँ बोलते यहाँ चलते हैं ना।
रोड पे कहाँ चलते हैं, ठीक है। तो जब मैंने ये ना इसकी क्लासिफिकेशन कर दी, तो अब हर पूरी की पूरी ट्रैफिक मैनेज भी हो गई और स्मूथली चलेगी। ट्रक और बस स्लो चलते हैं तो अपनी लाइन में चलते रहो, फास्ट मूविंग व्हीकल्स यहां से फटाफट निकलेंगी, ऑटोमेटिकली मेरा पूरा का पूरा ट्रैफिक क्या हो गया, स्मूथ हो गया, ठीक है। लोग अपने डेस्टिनेशन तक जल्दी पहुंचेंगे, सब काम बढ़िया हो गए। अच्छा, फ्रीट भी पहुंच गया, लोग भी पहुंच गए, फायदा ही फायदा। क्लियर है? तो अगर मुझे अब इसको डेटा के टर्म में कन्वर्ट करना, मुझे अगर मान लो एक से आईपीएल का मैच है आज, ठीक है, शाम को, तो आईपीएल सब के सब लोग कहाँ देखेंगे, हॉटस्टार पे 7:30 बजे मैच लगेगा। तो जब 7:30 बजे मैच लगेगा, तो एक या दो लोग थोड़ी देख रहे होंगे मैच, उसमें नंबर दिखाते हैं ना ऊपर, 1 करोड़, 5 करोड़, 10 करोड़ लोग एक ही वेबसाइट पे या फिर एक ही ऐप पे देख रहे होते हैं। अच्छा, जब आपको लाइव मैच टेलीकास्ट करना होता है तो उसमें सिर्फ एक ही फीड नहीं जा रही है। कैसे? मैच की जो वीडियो रिकॉर्ड हो रही है वो जाएगी, वीडियो के साथ जो ऑडियो, जो कमेंटेटर बोल रहा है उसकी आवाज जाएगी, तो वो अलग चैनल से जाएगी, ठीक है। उसके बीच में एक सिंक्रोनाइजेशन होनी चाहिए, ऐसा ना हो जाए कि छक्का पहले मार दिया और कमेंट्री दूसरे बॉल की हो रही है, सिद्धू बाद में बोल रहे हैं, और अगली जब तक उन्होंने बोला कि छक्का मार दिया तब तक वो बेचारा वीडियो में बोल्ड हो गया। तो एवरीथिंग हैज टू बी व्हाट, सिंक्रोनाइज्ड। तो उसके लिए क्या किया जाता है, जो सिग्नल भेजने की जो जो फ्रीक्वेंसी यूज की जाती है वो क्या की जाएगी, बड़ी, जिसमें डिफरेंट डिफरेंट क्या होंगी, लेन्स बनी होंगी। इससे जाएगा सिर्फ वीडियो, वीडियो कंटेंट, इससे जाएगा सिर्फ ऑडियो का डेटा, इससे जाएगा सिर्फ स्टैटिस्टिक्स का डेटा, और इस लाइन से क्या होगा, सिंक्रोनाइजेशन। तो जब आपने डेडिकेटेड लाइंस बना दी, तो अब सारा का सारा डेटा इकट्ठे पहुंचेगा आपके फोन में। तो जब कोहली ने छक्का मारा होगा तभी सिद्धू बोलेंगे कि छक्का मारा है, आगे पीछे नहीं होगा वो किसकी वजह से पॉसिबल, देखो अगर आपने कभी ना 5 साल पहले अगर बफरिंग देखी हो या यूट्यूब वीडियो देखी हो, उसमें ऐसे ही होता था, वीडियो चली जाती थी आगे और ऑडियो आती थी बाद में। वो क्यों होता था? बिकॉज तब हमारे पास इतनी बड़ी बैंडविड्थ ही नहीं थी सिग्नल भेजने की। पर अब हमने क्या किया है, 5G 6G क्या है, ये बेसिकली डिफरेंट बैंडविड्थ्स हैं, ब्रॉडर बैंडविड्थ्स हैं, जो आपको एट ए टाइम सेम इंफॉर्मेशन इकट्ठा भेजने में मदद करती है। अब इसी इंफॉर्मेशन को यहां पे डाल दो, तो वीडियो पहले जाएगी, फिर ऑडियो जाएगी, उसके बाद स्टैटिस्टिक्स जाएगी, और उसके बाद सिंक्रोनाइजेशन होगी। तो सब कुछ सिस्टम क्या हो गया, ऊपर नीचे। तो जब भी हमें हाई एंड डेटा भेजना होता है तो किस पे भेजेंगे, जिसका बैंडविड्थ क्या हो, बड़ी हो, ठीक है। बट इनके साथ दिक्कत क्या है कि जितना ज्यादा डिस्टेंस पे ट्रैवल करेंगे उतने ही ज्यादा इसका सिग्नल लॉस बढ़ जाता है, ठीक है। इसीलिए अगर आप कहीं पे देखो, अगर आप वाईफाई पे नहीं हो ना, तो 5G सिग्नल्स क्या करते हैं इंडिया में, थोड़े से फ्लक्चुएट करते हैं। अगर आप थोड़े से किसी रूरल एरिया में चले जाओ, कोई एरिया में चले जाओ जहाँ पे आसपास टावर्स नहीं है, तो वहां पे वो फिर आईपीएल का मैच चलता नहीं है ढंग से, गोल गोल घूमता रहता है। अब तो वैसे इंडिया ने अच्छा कर दिया हो, पर होता है ऐसा क्यों? बिकॉज वहां पे सिग्नल स्ट्रेंथ जो होगी वो क्या हो गई है, वीक हो गई है। बिकॉज जितना ज्यादा डिस्टेंस कवर करेगा एक सिग्नल हाई फ्रीक्वेंसी के अंदर, उतने जल्दी वो एटीन्यूएट हो जाता है, ठीक है। तो इसके अपने फायदे, इसके अपने फायदे। अच्छा, जहां पे बारिशें ज्यादा होती है वहां पे हम के और के बैंड यूज नहीं कर सकते, क्यों? बिकॉज जो वाटर ड्रॉपलेट्स हैं वो इसकी एनर्जी को क्या कर लेती हैं, सोख लेती है, तो सिग्नल और जल्दी खराब हो जाता है। आपने अगर घर में ऑब्जर्व किया हो, अगर आपके घर में डीटीएच है, डायरेक्ट टू होम सर्विसेज, जो अब तो आप कोई देखता, अब तो सब इंटरनेट पे देखते हैं ना, पर 2-3 साल पहले डीटीएच का बहुत ट्रेंड था। सबके घर में छोटी छोटी वो डिश लगी होती थी, एयरटेल की, जियो की भी थी, जियो की भी थी ना, हाँ, जियो की भी होगी, वीडियोकॉन वगैरह की थी, ठीक है। पर उसमें दिक्कत क्या थी कि जब जैसे ही बादल आए सिग्नल गया, बारिश भी नहीं, बादल आने पे ही। बिकॉज उसके लिए क्या चाहिए होता था आपको, क्लियर कनेक्शन बिटवीन द सैटेलाइट एंड द डिश एंटेना। बीच में अगर आपने उसको क्या कर दिया, उसके बीच में अगर क्लाउड्स आ गए तो सिग्नल वीक हो जाता था, आपका सिग्नल, आपका टीवी बंद हो जाता था। क्यों हो जाएगा? बिकॉज हाई फ्रीक्वेंसी बैंडविड्थ का वो यूज करते हैं, और अल्टीमेटली जब भी बारिश या क्लाउड्स आते हैं बीच में, तो ये एटीन्यूएशन इसकी बढ़ जाती है, ठीक है। तो अपने अपने फायदे हैं दोनों के। तो हम एक बैलेंस लेके चलते हैं, जहां पे हमें जरूरत है हाई एंड डेटा भेजने की, हम वहां पे के और के ए डेटा फ्रीक्वेंसी बैंड यूज कर लेते हैं। जहां पे हमें
कम डेटा भेजना है पर लंबे डिस्टेंस तक भेजना है तो हम यूज करेंगे LSC बैंड। ठीक है, नाविक में हमने पढ़ा था ना, L और S बैंड यूज होता है, L1 L2 L5 बैंड यूज करते हैं क्योंकि उसमें डिस्टेंस क्या है, दूर भेजना है। जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट से अर्थ पे आना चाहिए सिग्नल कॉन्टिन्यूस। तो अगर आप KU बैंड में भेजो, अच्छा उसमें ज्यादा डेटा तो आता नहीं, सिर्फ आपकी कोऑर्डिनेट्स ही आते हैं, तो इतने से बैंड में वो काम चल जाता है। ठीक है, तो इसीलिए नाविक जो है वो काफी सक्सेसफुल है बिकॉज इट इज यूजिंग L1 और S बैंड्स जो कि इस कैटेगरी में फॉल गई। क्लियर है, समझ आ गया? ठीक है, लिखिए क्या लिखा लास्ट में बताना। पार्ट ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग लिखो इसके नीचे इज सैटेलाइट फ्रीक्वेंसी बैंड्स। सैटेलाइट फ्रीक्वेंसी बैंड्स, सैटेलाइट फ्रीक्वेंसी बैंड्स। इसमें लिख लो सैटेलाइट फ्रीक्वेंसी बैंड्स रेंज, सैटेलाइट फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम रेंज, satellite frequency spectrum range varies from, satellite frequency spectrum range varies from 1 gigahertz, varies from 1 gigahertz to 40 gigahertz, 1 gigahertz to 40 gigahertz, which is further divided into, various bands, which is further divided into various bands based on their application. Various bands based on their applications. Based on their applications. Based on their applications. इसमें लिखना पहले is LSC bands. इसमें लिख लो लो फ्रीक्वेंसी बैंड्स में लिख लो these frequency bands lie, फर्स्ट लिख लो लो फ्रीक्वेंसी बैंड्स के नीचे L, S और C काउंट होते हैं उसके अंदर। these frequency bands lie in the range of, these frequency bands lie in the range of 1 to 8 gigahertz. These frequency bands lie in the range of 1-8 gigahertz and consist of L, S and C bands, and consist of range of 1-8 gigahertz GHz, and consist of L, S and C bands, consist of L, S and C bands. अगर आपने घर का अपना वाईफाई सिग्नल देखा होगा तो उसमें लिख के आता है ना एक 2.4G और 5G। वो 5G नहीं होता जो आपके फोन में आता है, ठीक है, वो 5 गीगाहर्ट्ज होता है। इट इज द फ्रीक्वेंसी एट विच योर वाईफाई मॉडेम इज थ्रोइंग सिग्नल्स टूवर्ड्स यू। तो 5 गीगाहर्ट्ज का जो सिग्नल, जो अगर आप 5G वाला यूज करते हो उसके अंदर, क्योंकि हर एक मॉडेम के अंदर 2 फ्रीक्वेंसी बैंड उन्होंने दिए होते हैं, अगर आप 5 गीगाहर्ट्ज वाले कनेक्शन से अपने फोन को लिंक करोगे तो आपका इंटरनेट फास्टर चलता है। बट प्रॉब्लम क्या है कि आपको मॉडेम के आसपास ही रहना पड़ेगा, वाईफाई के आसपास रहना पड़ेगा। जैसे आप दूर डिस्टेंस पे जाओगे सिग्नल खराब हो जाता है, पर 2.4 गीगाहर्ट्ज का जो है वो काफी दूर डिस्टेंस तक चलता है। देखो जहां पे मैं रहता हूँ 6th फ्लोर पे,
ठीक है। 6th फ्लोर पे मैं रहता हूँ जिस अपार्टमेंट में, तो 6th फ्लोर से जब मैं नीचे कई बार वॉक करने जा रहा होता हूँ, ठीक है, तो थोड़ा सा पार्क जो है थोड़ा सा नीचे को है उसका, सोसाइटी के अंदर ही, तो मेरा सिग्नल वहां तक पकड़ रहा होता है वो 2.4 गीगाहर्ट्ज का, जब मैं नीचे पार्क में घूम रहा होता हूँ। और कई बार जब मैं अपने रूम से इंटरनेट चला रहा होता हूँ तब पकड़ता नहीं। तो मुझे समझ नहीं आता कि वो मॉडेम किस डायरेक्शन में काम करता है या क्या उसका सिस्टम है, ठीक है, पर दिस इज हाउ इट इज। तो 5 गीगाहर्ट्ज में डेटा ट्रांसफर ज्यादा होता है, डेटा ट्रांसफर ज्यादा होता है, ठीक है, पर उसमें डिस्टेंस के साथ से कनेक्शन वीक हो जाता है। 2.4 गीगाहर्ट्ज में स्पीड थोड़ी सी वेरी करेगी, बट जो आपका डिस्टेंस के साथ वो बेसिकली फिर भी कनेक्टेड रहेगा, ठीक है। चाहे आज घर जाके करके देख लेना, वो लग जाएगा पता आपको, वो ही फ्रीक्वेंसी बैंड की बात हो रही है यहाँ पर भी, ठीक है। आगे लिख लो। दे आर नॉट मच अफेक्टेड बाय रेनफॉल, they are not much affected by rainfall, they are not much affected by rainfall, and they are not much affected by rainfall, and therefore are used in those parts of the world, therefore are used in those parts of the world, those parts of the world like Asia, Africa, like Asia, Africa, and Latin America, like Asia, Africa, and Latin America, that experience heavy rainfall regularly. That experience heavy rainfall regularly. Heavy rainfall regularly. Last point. Low frequency bands have lesser bandwidth. Low frequency bands have lesser bandwidth capacity. Low frequency bands have lesser bandwidth capacity than higher frequency bands. Than higher frequency bands. Than higher frequency bands. So please repeat the point. Sure. Low frequency bands have lesser bandwidth capacity than higher frequency bands. Than higher frequency bands. तो देखो वही कॉन्सेप्ट का ध्यान रखना जब भी सोचना है कि एक जो है वो वाइडर रोड है, वो हाई फ्रीक्वेंसी वाले हो गए, ये जो है वो लो फ्रीक्वेंसी वाले हो, ठीक है। अब लिखो इसके नीचे, सेकंड इज हाई फ्रीक्वेंसी बैंड्स। हाई फ्रीक्वेंसी बैंड्स, हाई फ्रीक्वेंसी बैंड्स वो होते हैं आपके के यू के एंड के ए। हायर लिखना चाहिए उसे। It has to be lower. X जो है वो स्पेशल केसेस के लिए यूज किया जाता है, इट इज रिस्ट्रिक्टेड बैंड, ठीक है, जो ज्यादातर मिलिट्री ऑपरेशंस के लिए यूज किया जाता है। इसमें लिख लो, these frequency bands fall in the range of, these frequency bands fall in the range of 12 gigahertz to 40 gigahertz. These frequency bands fall in the range of 12 gigahertz to 40 gigahertz. Next point, these frequency bands consist of, these frequency bands consist of KU, these frequency bands consist of KU, comma, K and KA bands, KU, comma, K
and Ka bands which can transmit huge amounts of data, which can transmit huge amounts of data from one place to another, which can transmit huge amounts of data from one place to another, from one place to another. Next point, due to their high frequency, due to their high frequency, due to their high frequency, comma, they end up losing energy quickly. They end up losing energy quickly. कौन सा लॉ फॉलो होता है इसके अंदर? कि अगर किसी भी चीज के पास ज्यादा एनर्जी हो तो वो क्या करता है? जल्दी अपनी हीट लूज करता है. The hotter the object, the more energy it releases, and the cooler the object, the less energy it releases. स्पेसिफिक हीट नहीं, लॉ है एक. Stephen Constant. Boltzmann. कौन सा? Stephen Boltzmann. फिर से बोलना. Stephen Boltzmann. बोल्ट्जमैन लॉ तो स्पेसिफिकली ये नहीं कहता, लिंक तो है बट डायरेक्टली नहीं कहता ये. और है एक और. The second law of thermodynamics. सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स में तो कॉन्जर्वेशन हो जाता है ना. मंगलयान, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग. बढ़िया. न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग कहता है ना ये. ठीक है, जिसमें हॉट एग्जाम्पल नहीं पढ़ाया था एक बारी कि अगर कॉफी का मग 75 डिग्री सेल्सियस पे हो और आसपास का टेम्परेचर, सर्दियों में चाय जल्दी ठंडी क्यों हो जाती है, गर्मियों में कम देरी से ठंडी क्यों होती है, तो न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग ही बताता है ना वो. याद नहीं आई अभी तक? ज्योग्राफी में बताया तो होगा जब स्पेसिफिक हीट कराया था टॉपिक. प्लैंक्स कांस्टेंट के नाम से बोला होगा ना वो. प्लैंक्स, हाँ वो वैल्यू देता है ना उसकी. वो प्लैंक ने उसकी वैल्यू दे दी थी, पर थ्योरी जो बेस्ड थी वो न्यूटन के आइडिया पे बेस्ड थी. हाँ, प्लैंक ने वो वैल्यू दी थी कि कितने कितने वैल्यू से वो डिप्रिशिएट करेगी या कितने वैल्यू से अप्रिशिएट करती है. ठीक है, तो प्लैंक कांस्टेंट भी कहता है, पर आइडिया जो है न्यूटन लॉ से आया था. ठीक है, चलिए लिखिए आगे. क्या लिखा लास्ट पॉइंट? end up losing energy quickly, thereby leading to fall in the quality of, end up losing energy quickly, thereby leading to fall in the quality of, fall in the quality of signals over greater along great distances. Repeat कर रहा हूँ. Due to their high frequency, they end up losing energy quickly, thereby leading to fall in the quality of signals along greater distances. Along greater distances. ठीक है, इसके नीचे लिखो फटाफट. is types of frequency bands. Types of frequency bands. Types of frequency bands. First लिख लो L band. L band. उसके आगे ब्रैकेट में लिख लेना 1 to 2 GHz. L band 1 to 2 GHz. 1 to 2 GHz. 1 to 2 GHz. उसमें लिख लो. This band is used for LEO satellites. This band is used for LEO satellites, comma, military satellites, LEO satellites, comma, military satellites, and terrestrial wireless connections, and terrestrial wireless connections
terrestrial wireless connections like the GSM mobile phones. Like the GSM mobile phones. Terrestrial wireless connections like the GSM mobile phones. GSM मोबाइल फोन जो आपके नॉर्मल फोन्स होते हैं उनको कहते हैं GSM मोबाइल फोन्स. फुल स्टॉप. इसी में एक और पॉइंट. दिस बैंड is least affected from rain fading. Is least affected from rain fading. क्योंकि सबसे कम फ्रीक्वेंसी है, सबसे ज़्यादा वेवलेंथ है, तो सबसे कम इफेक्ट पड़ेगा इसके ऊपर. सेकेंड इज एस बैंड 2 to 4 gigahertz. 2 to 4 gigahertz. उसमें लिख लो. Used for satellite TVs. Used for satellite TVs. Radio broadcasting. Used for satellite TVs, radio broadcasting, and mobile broadband services. And mobile broadband services. Mobile broadband services. Full stop. Next point. NASA uses this frequency band. NASA uses this frequency band for communication with ISS. For communication with ISS. Next is C band 4 to 8 gigahertz. 4 to 8 gigahertz C band. नहीं, बेसिकली उसको क्लासिफाई कर रखा है इसके नाम पर ना. जो बेसिकली के बैंड तो बेसिकली जर्मन में वेवलेंथ को कहते हैं, शॉर्ट वेवलेंथ को कहते हैं के कुड्स कहते हैं उसको बेसिकली, तो उसके नाम से के और के अंडर. ठीक है. वैसे ही LSC जो है वो क्लासिफिकेशन के नाम पर दे रखा है, इसका कोई ऐसे एज सच फुल फॉर्म नहीं है. C बैंड में लिख लो is 4 to 8 gigahertz. उसमें लिखो it is used for satellite communication. Used for satellite communication, comma fixed satellite TVs. Is used for It is used for satellite communication, comma fixed satellite TVs and data services. Satellite TVs and data services. Next point. It has wider and global coverage. It has wider and global coverage. It has wider or global coverage. Wider and global coverage, comma, lower propagation delays. Lower propagation delays and less attenuation compared to other bands. And less attenuation compared to other bands. Repeat कर रहा हूँ. It has wider and global coverage, comma, lower propagation delay and less attenuation compared to ATTENUATION. Less attenuation compared to other bands. Less attenuation compared to other bands. देखो C बैंड जो है एक तरह का स्वीट स्पॉट बनाता है. कैसे? एक तो पार्ट किसका है? लो फ्रीक्वेंसी बैंड का, पर फिर भी ब्रॉड जो बैंड विड्थ है वो इतनी है कि डेटा कैरी कर सके. अच्छा,
रेन फेड नहीं होगा, बारिश में ठीक ठाक काम कर जाएगा, और जितना हमें डेटा भेजना होता है उसमें एक काम चल जाता है इसका, इससे, ठीक है। वेर एज अगर हम इसके जगह पे हम के यू में शिफ्ट कर जाएं, के में चले जाएं, तो डेटा ज्यादा तो चला जाएगा, पर प्रॉब्लम क्या है कि हायर डिस्टेंस पे लॉसेस देखने पड़ेंगे और रेन फेड भी ज्यादा होगा, ठीक है। तो ज्यादातर अगर हमें हाई एंड डेटा भेजना होता है तो हम के यू को प्रेफर नहीं करते, सी को प्रेफर कर लेते हैं, बिकॉज दोनों का बैंड साइज, बैंड जो है पास पास ही है, और उसका हम काम उससे चला सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, सी बैंड इज प्रेफर्ड ओवर के यू बैंड। C band is preferred over KU band. C band is preferred over KU band in tropical rainfall areas, in tropical rainfall areas for satellite communication, for satellite communication, for satellite communication, ठीक है। लास्ट पॉइंट इसी में ही, दिस बैंड रिक्वायर्स एंटेनास, this band requires antennas of large size, antennas of large size, antennas of large size. Next is X band 8 to 12, X band 8 to 12, X band is 8 to 12 gigahertz, उसमें लिख लो। This band is used for civil, military. This band is primarily reserved for, this band is primarily reserved for military and defense satellite communication. Primarily reserved for military and defense satellite communications, including air traffic control, comma, maritime vessel traffic control, comma, defense tracking, Sir, maritime vessel traffic control, वेसल हो जाता है जो शिप कहाँ से कहाँ को जा रहा है उसके बाद, मैरीटाइम वेसल ट्रैफिक कंट्रोल, कॉमा, डिफेंस ट्रैकिंग एक्सेट्रा, डिफेंस ट्रैकिंग एक्सेट्रा। नेक्स्ट पॉइंट, it provides a secure and reliable communication, it provides a secure and reliable communication, it provides a secure and reliable communication, and can also be used in, radar applications, and can also be used in radar applications, can also be used in radar applications. Okay, next is KU band. KU is 12 to 18 gigahertz. KU उसका मतलब होता है K अंडर, KU का मतलब होता है K अंडर या फिर कोट्स अंडर, पर आपको जानने की जरूरत नहीं है वो। KU band is 12 to 18 gigahertz, उसमें लिख लो। It is used for fixed satellite TVs and data services. It is used for fixed satellite TV and data services like broadcasting. Used for fixed satellite TV and data services like broadcasting. एक मिनट,
It is used for fixed satellite TV. ठीक है. And data services like broadcasting, full stop. This band supports smaller sized antennas. This band supports smaller sized antennas. Smaller sized antennas. And provides wider coverage. Provides wider coverage compared to other bands. Provides wider coverage compared to other bands. Compared to other bands. Next point. It suffers from rain fading. It suffers from rain fading. Rain fading due to absorption of electromagnetic waves. Due to absorption of electromagnetic waves by water droplets. By water droplets. By water droplets. Next is K-band. K-band, ये K-pop नहीं है वो, ठीक है, बैंड है ये, सैटेलाइट वाला. K-band is हो गया होना है अभी. BTS का था ना, हो गया वो 24 को था थे ना, 22 को था नेटफ्लिक्स पे. नहीं, मैंने न्यूज़ पढ़ी थी उसकी. A lot of people are bunking their classes to attend this concert जो कि नेटफ्लिक्स पे था. तो बहुत सारी कोचिंग इंस्टीट्यूशंस ने घर वालों को फ़ोन कर दिए थे कि अगर आपका बच्चा 22 तारीख को नहीं आया तो फिर कभी मत आना. तो जनरली के पॉप जो है वो बड़ा पॉपुलर है टीनेजर्स और एडोलेसेंट्स के अंदर के में ज़्यादातर, मुझे लगता है ऐसा. बट मेरे आसपास के लोग तो नहीं करते फॉलो. Maybe we are old fashioned now. चलिए लिखिए के बैंड 18 to 26 गीगाहर्ट्ज. उसमें लिख लो इट इज यूज्ड फॉर ब्रॉडकास्टिंग. वो तो ब्लैक पिंक है. अब तो ब्लैक पिंक नहीं आता ना, सिंगल्स हो गए ना, ज्यादा टिकते नहीं है ना लड़के ग्रुप में. जोक्स अपार्ट. ठीक है, लिखिए के बैंड 18 to 26 गीगाहर्ट्ज में लिख लो इट इज यूज्ड फॉर ब्रॉडकास्टिंग. It is used for broadcasting. It is used for broadcasting high data signals. High data signals. Full stop. K-band has next point. K-band has higher rain attenuation problems. K-band has higher rain attenuation problems. Sir, rain. High rain attenuation, ATTENUATION, attenuation problems. But it can provide, but it can provide high data services with smaller dish antennas. High data services with smaller dish antennas
suitable for high-speed internet services, and DTH networks, and DTH networks, and DTH networks. Last is KA band. KA band, which is 26 to 40 gigahertz. 26 to 40 gigahertz. 26 to 40 gigahertz. उसमें लिख लीजिए. KA band provides very high bandwidth and data capacity. KA band provides very high bandwidth and data capacity. Very high bandwidth and data capacity. Full stop. Due to its high frequency, it requires great pointing accuracy. ग्रेट पॉइंटिंग एक्यूरेसी का मतलब क्या हुआ कि जहां पे एंटेना होगा उस तरफ आपको कहीं ना कहीं एक डायरेक्शन में ही उसको सिग्नल को ट्रांसमिट करना पड़ता है. अगर मान लो इधर उधर आपने टारगेट किया तो सिग्नल लॉस हो जाता है. ठीक है. रिक्वायरिंग ग्रेट पॉइंटिंग एक्यूरेसी एंड सोफिस्टिकेटेड इक्विपमेंट्स. It is used in modern communication satellites. And two-way broadband services. Next point. Equipments used in KA bands are smaller. Because antenna size छोटा हो जाता है इसके अंदर. Equipments used in KA bands are smaller. Hence, it is easier to install and maintain. Easier to install and maintain. पक गए. ठीक है. देखो चलो आज के लिए इतना ही करेंगे. हाँ जी बोलिए. सोफिस्टिकेटेड के आगे क्या वर्ड था? इक्विपमेंट्स. ठीक है. देखो स्पेस टेक थोड़ा सा बड़ा है तो इस विल टेक टाइम. मेजर पार्ट हमने कर लिया है. वी विल बी टॉकिंग अबाउट सर्टेन एग्जांपल्स इन इट कि कौन सी सैटेलाइट्स इंडिया के पास है. और इसका जो एक मेजर पार्ट रहता है दैट इज योर स्पेस लॉन्च व्हीकल्स, जो कि PSLV, GSLV, Mark 1, Mark 2, Mark 3 वो हम इसके अंदर देखेंगे. एंड देन विल टॉक अबाउट स्पेसिफिकली अबाउट इंडियन एसोसिएटेड प्रोग्राम, जैसे कि इंडिया का प्रोग्राम है गगनयान. ठीक है. विल टॉक अबाउट स्पेडेक्स प्रोग्राम. ठीक है. आगे जाके जो भारतीय अंतरिक्ष मिशन आ रहा है उसकी बात करेंगे. एस्ट्रोसैट है, शुक्रयान है. ये सारे टॉपिक मैंने करंट अफेयर्स में करवाए हुए वैसे. ठीक है. पर विल ऑल्सो सी हियर. और उसी के साथ हमारा स्पेस टेक वाला पार्ट भी कवर हो जाएगा. ठीक है. योर क्लास वुड बी ऑन नेक्स्ट सैटरडे नाउ. अब हम क्या करेंगे, थोड़े से नोट्स जो हैं वो डिजिटल फॉर्म में देखेंगे और थोड़े से पॉइंटर्स के फॉर्म में नोट्स देखेंगे.
जो मुझे नोट्स भेजने होंगे मैं आपको भेज दूंगा, वो आप लिख लेना, क्योंकि आपके पास पूरा हफ्ते का टाइम है, ताकि हमारे ज़्यादा से ज़्यादा टॉपिक कवर हो पाए। क्योंकि जितने ज़्यादा टॉपिक कवर होंगे उतना ही कॉन्फिडेंट आप फील करोगे अपने साइंस एंड टेक के बारे में, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास से हम थोड़ा सा इस अपने मॉडल को चेंज करेंगे। एंड आई नो यू गाइस मस्ट बी टायर्ड आफ्टर राइटिंग नोट्स, बट वो नेक्स्ट क्लास से थोड़ा सा कम हो जाएगा, बिकॉज आई विल बी प्रोवाइडिंग यू नोट्स इन द फर्स्ट हैंड, और जो क्लास में लिखने होंगे वो पॉइंट्स में हम देख लेंगे, ठीक है। तो विल बी स्पेस सबसे ज़्यादा टाइम लेगा, और उसके बाद डिफेंस ज़्यादा टाइम लेगा, ठीक है। अदरवाइज बाकी जो टॉपिक्स हैं वो टॉपिक्स कम हैं और जल्दी कवर हो जाएंगे, ठीक है। चलिए, तो आई सी यू ऑन नेक्स्ट सैटरडे देन। जो अभी पढ़ाया उसको रिवाइज कर लेना, और कुछ नोट्स भेजूंगा वो लिख के जाना, ठीक है। चलिए, थैंक यू एवरीवन, Thank you, एंड sir. वेल डन टू ऑल ऑफ Thank यू you, sir. फॉर सिटिंग फॉर मोर देन 6 hours, ठीक है। तो देखो, ये कैपेसिटी बढ़ाना अच्छी बात है, क्योंकि ये ही आपको आगे फ़ायदा देगी जब आप मेंस लिखोगे और बाकी तैयारी करोगे, ठीक है। चलिए, थैंक यू एवरीवन।